नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहला अध्याय अपने चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति। आज का अपना टॉपिक है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो इससे पहले हमने फ्रांसीसी समाज के बारे में, वहाँ के लोगों का जो जीने का संघर्ष था, उभरता हुआ जो मध्य वर्ग था फ्रांस का, इनके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। अब जो मतभेद हुए, उन मतभेदों के कारण फ्रांस के अंदर क्रांति होना स्वाभाविक था। तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, आज अपने इस पे चर्चा करेंगे। किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए। अब वहाँ के जो एस्टेट थी, वहाँ के जो 2 एस्टेट थी, उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। बाकी जो मध्यम वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उन पे लुई 16वें द्वारा कर है, टैक्स है, जो बढ़ा दिए गए। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। यानी इससे पूर्व का जो राजतंत्र था, वहाँ पे राजा का शासन था, तो अपनी मर्जी से वहाँ का राजा क्या है, जनता पे टैक्स या कर नहीं लगा सकता था। लेकिन लुई 16वें ने ऐसा कर दिया। उसे एस्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी उन्हें मंजूरी, यानी वो प्रस्ताव है जो लेने पड़ते थे, जो प्रतिनिधि सभा थी, ठीक है, उससे वो प्रस्ताव पास होने के बाद ही क्या है, जनता पर टैक्स या कर लगाया जा सकता था। लेकिन लुई 16वें ने बिना प्रतिनिधि सभा, बिना प्रस्ताव ही ऐसा कर दिया जो लोगों को मंजूर नहीं था। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? राजनीतिक संस्था थी एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स जनरल क्या थी? राजनीतिक संस्था थी। अब वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, जिसने तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक कब हुई? सन 1614 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। कब? 5 मई 1789 ईस्वी को। किसके लिए? जो नए कर निर्धारण करने थे, नए कर निर्धारण के लिए, ठीक है, बैठक बुलाई। जनरल की जो प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशानी भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए थे। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसान थे, औरतें थी, कारीगर थे, इनको क्या है, सभा में प्रवेश है जो वर्जित था, प्रवेश पे रोक थी। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का भी क्या था? अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को समानता का अवसर मिले, इस पर सभी को मत देने का अधिकार हो, ऐसी बात रखी। तीसरा जो वर्ग था, तीसरी जो एस्टेट थी, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए।
तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान, यानी जो सम्राट राजा की जो शक्तियां हैं उनको कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। किसने नेतृत्व किया? एक तो था मिराबियो, ठीक है, दूसरा था आबेसिये। ये दो प्रतिनिधि थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः क्या था? पादरी था। ये पादरी वर्ग से था, ये था किससे? कुलीन वर्ग से था। अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, महंगाई बढ़ गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह है जो बुला रखे हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया, जो कर राजा ने लागू किए थे, ठीक है, उनको जला दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। ऐसा माहौल फ्रांस के अंदर बन गया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके जब लुई 16वें का, ठीक है, वहाँ पे विद्रोह हुआ तो उसका अनुमान लगा लिया। तो राजा ने क्या किया? लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। अब 4 अगस्त 1789 कर उन्मूलन, यानी कर था वो समाप्त कर दिया गया। 4 अगस्त 1789 को धार्मिक कर समाप्त कर दिया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब क्या था? फ्रांस के अंदर राजतंत्र बन गया। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र, यानी अब राजा का शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलने लगा। जब ये आंदोलन हुआ, फ्रांस में जो क्रांति हुई, लोगों ने लुई 16वें का विरोध किया। कर टैक्स जो लगाए थे, जो महंगाई बढ़ी थी, उसका प्रतिरोध हुआ। उसके बाद में जो लुई 16वां था उसने वहाँ पे क्या किया? राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। कब बना? 1791 ईस्वी के अंदर।
मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, सम्राट की जो शक्तियां हैं उस पर अंकुश लगाना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनमें विभाजित कर दिया गया, इनमें हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी, यानी न्यायपालिका में न्यायाधीश होता था, जो सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति फ्रांस में थी। कार्यपालिका के अंतर्गत सम्राट थे और उसके मंत्री थे। नियंत्रण निषेध असेंबली 745 सदस्य थे। निर्वाचक 50,000 पुरुष, ठीक है, वोटों के द्वारा तय करते थे। तो इस प्रकार की विधायिका के अंदर नेशनल असेंबली थी, कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री होते थे। इस प्रकार ये फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, ठीक है, वो कानून निर्मित करती थी। कानून निर्माण करने का अधिकार फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसको प्राप्त था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना भी जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ही शुरू हुआ। पुरुष एवं नागरिक जो घोषणा पत्र था उसके लागू होते ही क्या संविधान की शुरुआत हुई। फ्रांस में जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो इस प्रकार क्या है, संविधान जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर क्या है, राजनीतिक जो संवैधानिक राजतंत्र था उसकी स्थापना हो गई। अब राजनीतिक प्रतीकों के जो मायने थे, टूटी हुई जो जंजीर थी, प्रतीक कौन कौन से थे फ्रांस के, उन पे चर्चा कर लेते हैं। जो टूटी हुई जंजीर थी वह दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। दास थे, दास प्रथा थी वहाँ पे, उनको बांधने के लिए जिन जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। टूटी हुई जो हथकड़ी का प्रतीक था, यानी पहले उन्हें जंजीरों से बांधकर जकड़ा रखा जाता था, अब जंजीरें टूटी हुई दर्शाई जा रही है, तो मतलब वो आज़ादी का प्रतीक थी। छड़ों का बर्छीदार गटर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गटर को नहीं। ये एकता को ही, एकता पर बल देता है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख का ज्ञान प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेर को मिटा देती है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी मूछ मुंह के लिए सांप, समानता सनातनता का प्रतीक। अंगूठी कोई और छोर नहीं होता, यानी अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी होती थी, जिसे लाल फ्राइजियन टोपी कहा जाता था। नीला सफेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था। डेनी वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप था। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत थी उसके बारे में पढ़ा। शुरुआत इसकी 5 मई 1789 ईस्वी को हुई। फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, उसने क्या है, वहाँ पे अनेक कर, टैक्स और महंगाई बढ़ गई थी, जिसका वहाँ की जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो शिक्षित वर्ग लोग थे, मजदूर लोग थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। इसके बाद में वो जो प्रतिनिधि सभा थी, इनकी असेंबली थी, उसके अंदर जो प्रस्ताव लाया जा रहा था कर निर्धारण से संबंधित, ठीक है, तो उस पर क्या है, मतदान हुआ। उस मतदान में क्या है, जो शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्ग था, ठीक है, उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। इस बात का भी विरोध हुआ। इसके बाद में वहाँ पे क्या है, संघर्ष हुआ। राजा को ये बात माननी पड़ी और वहाँ फ्रांस के अंदर क्या है, राजा के जो केंद्रीकृत एक ही व्यक्ति के हाथ में जो सारी सत्ता थी, ठीक है, तो उसका वहाँ पे समाप्त हो गया और वहाँ फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी। उसके बाद में क्या है, वहाँ पे एक संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, राजा का शासन है जो चलने लगा। हमने वहाँ के राजतंत्र के जो विभिन्न प्रतीक थे उनके बारे में चर्चा की।
ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बारे में, संवैधानिक राजतंत्र के बारे में, और वहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतीक थे फ्रांस के, उन प्रतीकों के बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।